कार्यक्रम कानूनी अधिकार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। क्या है मस्तिष्क रोगों का इलाज? देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक रस्साकशी, राम मंदिर निर्माण की रणनीति या बदलती काशी, बुनियादी मुद्दे हो या मजलूम की आवाज, यूपी के सब मुद्दों को हम रखते हैं बेबाक। देखिए यूपी विशेष सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम 7 बजे, रात 9:30 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। एजेंडा नहीं, आवाम की दिक्कतें दिखाते हैं हम। देश का जवान और किसान ड्रग्स मंडली से है अहम। भटकती पत्रकारिता में निष्पक्ष न्यूज की तलाश। ऐसे वक्त में टीवी 100 बना लोगों की आस। हमारा मकसद गरीबों और जरूरतमंदों को दिलाना इंसाफ। मजलूमों और मासूमों की टीवी 100 है आवाज। चीन की नई चाल हो या पाक की हरकत हो नापाक, टीवी 100 सभी खबर को रखता है बेबाक। तभी तो टीवी 100 बना जनता की आंख। देखते रहिए टीवी 100। कम वक्त में ज्यादा खबरें हो समझना, अपने शहर की हर हलचल हो जानना, बुनियादी मुद्दों से लेकर देश विदेश तक, चुनावी समीकरण से सत्ता परिवर्तन तक। देखिए खबरें अंदाज़े फटाफट। दोपहर 1 बजे, शाम 5 बजे, रात 8 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रोगों के बारे में। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है। तनाव, चोट, सिरदर्द और नशीले पदार्थों के सेवन और संतुलित भोजन न लेने से हम कई प्रकार की गंभीर मस्तिष्क की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, मिर्गी और दौरे और माइग्रेन। इसके साथ ही सबसे पहले तो ग्राफिक्स के जरिए एक बार समझ लेते हैं कि मस्तिष्क रोग क्या कुछ हैं। डिप्रेशन और अनुक्रामिक रोग होते हैं। माइग्रेन का दर्द होना या फिर याददाश्त चले जाना, ये भी मस्तिष्क रोगों में ही आता है। न्यूरोलॉजिकल स्थिति या फिर चोट हो जाना, ये भी मस्तिष्क रोगों में ही आता है। अब एक बार लक्षणों पर भी नजर डाल लेते हैं। हाथ और पैर सुन्न होना या झुंझुनाहट पैदा होना, सिर दर्द हो जाना और थकावट हो जाना, ये भी लक्षण देखे जा सकते हैं। नींद न आना और बहुत ज्यादा नींद आना, ये सारे लक्षण मस्तिष्क रोगों के देखे जा सकते हैं एक इंसान में शुरुआती दौर में। इसके साथ ही निराशा हो जाती है, जी घबराना शुरू हो जाता है। अगर बात की जाए, मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र होता है और ये विचारों, स्मृतियों, बोलियों और गतिविधि को नियंत्रित करता है। ये कई अंगों के कार्यों को नियंत्रण करता है। जब मस्तिष्क स्वस्थ होता है तो ये तेजी से और अपने आप काम करता है, लेकिन जब इसमें समस्याएं आती हैं तो परिणाम बहुत भयावह हो जाते हैं। उपायों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मस्तिष्क रोगों को दूर करने के उपाय आखिरकार क्या है? आपको नींद पूरी लेनी चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, क्योंकि भोजन कई तरह की बीमारियां जो होती हैं उनको भी खत्म करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए।
तो मस्तिष्क रोग क्या कुछ है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, इसके साथ ही ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि डिप्रेशन और अनुक्रामिक विकार। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नरेश चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आज हम मस्तिष्क रोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार मस्तिष्क रोग क्या कुछ हैं और इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो क्या कुछ होते हैं। देखिए, मस्तिष्क की बीमारियां या ब्रेन डिजीजेस ये एक बहुत बड़ा अध्याय है और काफी मैं कोशिश करूंगा कि आपके देखने वालों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्म किया जाए। तो आपका पूछना क्या है, तो ब्रेन इज द कंट्रोलर ऑफ रेगुलेटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज इन आवर बॉडी, यानी कि दिल की धड़कन भी ब्रेन कंट्रोल करता है और हमारे शरीर में जो कुछ भी सेंट्रल वेनस सिस्टम हो या सेरेब्रल सिस्टम हो या कोई भी सिस्टम हो, उसका जो कंट्रोलर है वो मस्तिष्क से होता है। तो मस्तिष्क की बीमारियों का बहुत महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। ये अलग अलग किस्म की है, जैसा कि आपने जिक्र किया हेमरेज, वो एक अलग बीमारी है जिसमें कि खून की नाली कोई बह जाती है तो उससे जो कुछ हिस्से दब जाते हैं उससे पैरालिसिस हो सकता है। ट्यूमर एक टोटली अलग बीमारी है जिसमें कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गई जाती है, उससे ब्रेन के हिस्से कुछ दब जाते हैं, तो उस किस्म की बीमारियां हैं। जहां तक आपने बात की माइग्रेन, ये एक तरह से ब्रेन डिसऑर्डर कम है तो ये माइंड डिसऑर्डर ज्यादा है, जिसको कि फंक्शनल डिसऑर्डर कहा जाए। स्लीपलेसनेस, नींद ना आना वगैरह अलग किस्म की तकलीफें हैं जिनके कारण ब्रेन के कम है, मस्तिष्क के कम है, वो मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। तो हमें समझना पड़ेगा किन बीमारियों का कारण ब्रेन का है और किन का कारण मनोवैज्ञानिक है। सिम्टम्स कुछ भी हो सकते हैं। इनिशियल सिम्टम्स कैन बी एनीथिंग फ्रॉम हेडेक से लेके, बेहोशी से लेके, चक्कर से लेके, पैरालिसिस तक हो जाने से लेके, डिजीनेस से लेके, कुछ भी सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन ये सिम्टम्स हमें गाइड करते हैं कि हम किस दिशा में ब्रेन को देखें, क्योंकि आजकल सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। आज से 30-40 साल पहले हमारे पास एक एक्सरे ब्रेन होता था, उससे हमें कुछ भी पता नहीं चला पाते थे। आज की तारीख में हमारे पास MRI, CT स्कैन वगैरह सब अवेलेबल है, तो हम बहुत ही जल्दी अपना डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसका उपचार भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, लक्षणों की अगर बात की जाए तो अगर किसी को दिमागी तौर पर कोई बीमारी हो रही है तो कैसे इसके लक्षण पता लगाए जा सकते हैं? शुरुआती लक्षण क्या कुछ देखे जा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये टोटल अलग अलग बीमारियां हैं। हेमरेज अलग है, ब्रेन ट्यूमर अलग है, ब्रेन इंजरी या हेड इंजरी अलग है, और जो मनोवैज्ञानिक रोग जिसमें कि मैंने माइग्रेन वगैरह का नाम दिया या लॉस ऑफ मेमोरी का नाम दिया, वो अलग है। जो आप जिक्र कर रही हैं शुरुआती लक्षणों का, एक स्वस्थ आदमी अगर कोई भी सिम्टम ऐसे बताता है जिसका कोई कारण नहीं है, वो कहता है कि मुझे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो हमें फटाफट देखना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है, उसकी वजह से हमें कोई हेमरेज तो नहीं हो सकता। अगर उसको लगातार कई हफ्तों महीनों से रोज सिर में शूटिंग पेन हो जाता है तो हमें शक हो जाएगा इसको ट्यूमर तो नहीं है, वो हम देखेंगे। अगर वो छुटपुट दर्द ऑफ एंड ऑन एपिसोडिक बताते रहते हैं तो हमें डर हो जाएगा इसको माइग्रेन तो नहीं है। तो हर सिम्टम्स को हमें ट्रेस करना है। एक प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री लेना एक पेशेंट का बहुत जरूरी है। तो जहां तक आम लोगों के जानने के लिए जरूरी है कि अगर आपको कोई भी बेतुका पेन लंबा चलता है, दूसरा आपकी विजन में खराबी आती है, आपको दो दिखना शुरू हो जाए, आपको कम दिखना शुरू हो जाए, तो ये ब्रेन ट्यूमर वाले सिम्टम हो सकते हैं। और अगर आपको सिम्टम्स कम किस्म के हैं तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये मस्तिष्क की वजह से नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक है। तो हर सिम्टम, जिसमें ये सबसे बड़ा सिम्टम जो हम कहेंगे वो हेडेक, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस, वॉमिटिंग्स या दिखना कम हो जाना या डबल दिखना शुरू हो जाना, तो ये कुछ वेगली में आपको सिम्टम बताए हैं जिससे कि हम शक कर सकते हैं शुरुआत के सिम्टम का कि इसको ब्रेन में कोई बड़ी बीमारी हो सकती है।
डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए जैसे अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर की अगर मतलब शिकायत अगर होने वाली है, या फिर ब्रेन हैमरेज की शिकायत होने वाली है, या फिर काफ़ी समय से मिर्गी के दौरे अगर उसे पड़ रहे हैं, तो क्या इन सबके शुरुआती लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं? सबका एक शुरुआती लक्षण कॉमन हो सकता है सब में, सिर दर्द होना? सबके सिम्टम अलग अलग होंगे। जैसा कि मैंने कहा, ब्रेन हैमरेज के सिम्टम एकदम आएंगे। ब्रेन हैमरेज का पेशेंट को पहले से शुगर या ब्लड प्रेशर का या हाइपरटेंशन का हिस्ट्री होगा, और अगर वो एकदम कंप्लेन करता है कि मुझे शूटिंग पेन हो गया और एकदम मेरा कोई हिस्सा हाथ पैर सुन्न होने शुरू हो गए हैं, तो हमें एकदम हैमरेज का शक होना शुरू हो जाएगा। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे पिछले 6 महीने से रोज एकदम शूटिंग पेन होता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं कोई पेन रिलीवर लेता हूँ, तो चांसेस ज्यादा है कि उसको ब्रेन ट्यूमर होगा। मिर्गी में पेन नहीं होता। मिर्गी में, या जिसको इंग्लिश में हम सीजर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी कहते हैं, उसमें एसेंशियली पेशेंट को दौरा आएगा बार बार। तो उसमें यूजुअली कोई जरूरी नहीं है कि ब्रेन में कोई खराबी निकले, ये भी मनोवैज्ञानिक रूप में कहा जाएगा। ये ब्रेन रिदम का रोग है। जैसे कि दिल की रिदम होती है, ब्रेन की भी एक रिदम होती है। उसमें अगर जैसे कि कई सारे बल्ब जल रहे हैं, तो कुछ बल्ब अगर बीच में बंद हो जाएंगे तो पेशेंट को मिर्गी या एपिलेप्सी या सीजर डिसऑर्डर होगा। तो ये 3 मैं मेन कहूंगा। और चौथा जो होता है, जो हेड इंजरी किसी को होती है, किसी को अगर चोट लगती है, वो चोट लगने के बाद अगर वो एकदम बेहोश हो जाता है, या उसको दौरा पड़ जाता है, या वो एकदम हेडेक बताता है, तो ये सब दिखाते हैं कि ब्रेन में अंदर कोई ब्रेन में सेरेब्रल कंट्यूजन या सेरेब्रल इंजरी हुई है, जो कि हम एक विशेषज्ञ या एक फिजिशियन ही एमआरआई करने के बाद डायग्नोज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात माइग्रेन की जाए तो माइग्रेन आजकल हर किसी को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, क्योंकि सिरदर्द की समस्या सबको होती है, और अगर ये लगातार होती रहे तो माइग्रेन में ये तब्दील हो जाती है। तो ज़्यादातर ये महिलाओं में देखा गया है, जैसा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा माइग्रेन की समस्या पैदा होती है। तो डॉक्टर साहब, ये क्यों हो रही है? मैं अब टोटली माइग्रेन पे कंसंट्रेट करूंगा, क्योंकि एसेंशियली एक मस्तिष्क की बीमारी कम और वो एक थोड़ा सा फंक्शनल या बीमारी ज्यादा कहा जाएगा। नो डाउट माइग्रेन इज वेरी कॉमन, जिसके केमिकल कारण भी हो सकते हैं और उसके कई कारण पाए गए हैं। यूजुअली बहुत ही ऑटोनोमस या इंडिपेंडेंट किस्म का हेडेक होता है। इसके कुछ माइग्रेन ट्रिगर्स होते हैं। कई लोगों का माइग्रेन कैसे शोर मचने से, नॉइज से माइग्रेन उठ जाएगा। कई लोगों को ज्यादा सोने से हेडेक उठ जाएगा। कई लोगों को कम सोने से हो जाएगा। कई लोगों को कोई क्रीमी फूड, यानी कि जैसे कि क्रीमी फूड यानी कि पनीर या क्रीम वाला खाना खाया जाएगा, क्रीम ऑफ पोटैटो सूप दिया जाएगा, या चिली चिकन दिया जाएगा, या बटर चिकन दिया जाएगा, उससे ये माइग्रेन का अटैक हो सकता है। तो यूजुअली ब्रेन माइग्रेन का कारण केमिकल होता है, और ऐसे व्यक्ति में दूसरी खराबियां भी हो सकती हैं। वो न्यूरो एक्साइटेबल भी हो सकता है, वो स्ट्रेस में भी हो सकता है, उसको हल्का ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। लेकिन जो कॉमन कारण पाया गया है, कोई ना कोई ब्रेन, कोई माइग्रेन ट्रिगर्स होते हैं जो एकदम पेशेंट का माइग्रेन ट्रिगर कर देते हैं, और उस पेशेंट को अटैक फॉर्म में पहले और आता है। उसको लगता है कि आंखों के आगे कुछ अंधेरा आ रहा है, कुछ हेलोज आ रहे हैं। उसके बाद उसको एकदम तेज हेडेक होता है। उसके बाद, जिसको कि इंग्लिश में प्रोड्रोमल फेस बोलते हैं, फिर उसको एक एक्टिव माइग्रेन होता है, और उसके बाद उसको कोई वॉमिटिंग भी आ सकती है। माइग्रेन की भी बहुत डिग्रीज हैं कि कई लोगों को इतना ज्यादा होता है कि जब तक वो 2-3 दिन चलता रहता है। इसलिए माइग्रेन में हम हमेशा कहते हैं कि आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लीजिएगा और माइग्रेन के अटैक को मत आने दीजिएगा, जो कि ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। बट माइग्रेन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। नो डाउट लेडीज में ज्यादा पाया जाता है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। लेकिन अगर अच्छे से मैनेज किया जाए, इसकी अच्छी दवाएं हैं जो किसी की फिजिशियन से और न्यूरोलॉजिस्ट से आप बात करके ले सकते हैं, तो मैं समझता हूँ माइग्रेन को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल यहाँ पर मेरे जहन में ये भी है कि आपने कहा कि अच्छे डॉक्टर से अगर इसको दिखाया जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एक पेशेंट जिसको माइग्रेन है और उसके बाद वो दवाइयाँ भी ले रहा है,
लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है, एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं वो हैबिचुअल हो जाती हैं, यानी कि उसका असर फिर कम होने लग जाता है। तो ऐसे केस में माइग्रेन को कितने समय में सही किया जा सकता है, इसका भी कोई जवाब सही तरीके से नहीं मिला है। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, माइग्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इसके कारण कई पाए गए हैं, न्यूरोकेमिकल भी हैं, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल भी हैं, स्ट्रेस के भी हैं, बॉडी मैनेजमेंट के भी हैं। एक स्वस्थ इंसान जो कि बिल्कुल फिट है, जो ओवरवेट नहीं है, जो अपनी फिटनेस पे ध्यान देता है, जो योगा करता है, उसको माइग्रेन होने के चांस कम है। तो कॉजेज आर नॉट वन, दे आर मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज। जो आपने कहा कि ट्रीटमेंट्स फेल हो जाते हैं, वो तब फेल हो जाते हैं जब पेशेंट सिर्फ खाली दवाओं पे निर्भर करते हैं। तो पेशेंट्स को हम हमेशा सलाह देते हैं कि वो डॉक्टर की सलाह पूरे से माने, अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखवाना, अपना नियमित व्यायाम करना, अपने सॉल्ट इंटेक का ख्याल रखना, अपनी दवाओं का ख्याल रखना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी फिजिकल और मेंटल फिटनेस। आज की तारीख में शहरी युग में, हमने गांवों में तो कभी माइग्रेन नहीं होते थे, लेकिन शहरों में माइग्रेन हर कोई होता नहीं आता है। दैट मीन्स कि इट इज द अर्बन स्ट्रेस विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, अपने लाइफ को रेगुलेट करना, और एक नींद अच्छी स्लीप करना। जो आदमी कहे मैं रात को 2-3 बजे तक अगर मैं फेसबुक देखता रहूंगा फिर मुझे माइग्रेन हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं? 8 आवर्स स्लीप, 8 आवर्स अनइंटरप्टेड स्लीप इज द सिंगल बेस्ट थिंग फॉर ब्रेन। जो आदमी 8 घंटे अच्छी नींद सो रहा है, उसको तकलीफें कम होंगी, ऐसा हमारा मेडिकल साइंस का दावा है। तो खाली दवाएं ना खाई जाएं, डॉक्टर की टोटलिटी में सलाह मानी जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पेशेंट कम से कम दवा से ठीक हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो रही माइग्रेन की बात, लेकिन शराब अगर बात करें, शराब का सेवन करना कितना घातक साबित हो सकता है एक मस्तिष्क रोग में? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अत्यधिक जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनको कई बार एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है या फिर ब्रेन ट्यूमर की शिकायत हो जाती है और उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। देखिए, no doubt alcohol abuse is a very bad thing. It is bad for every organ, including liver, including heart and brain also. लेकिन उसका अल्कोहल कंटेक का डायरेक्ट कोई ट्यूमर से कोई लेन देन नॉर्मली नहीं होता है। अल्कोहल का तो देखिए ये है कि लोग शहरों में लोग सोशल ड्रिंकिंग ज्यादा करते हैं। सोशल ड्रिंकिंग करते करते वो कंपल्सिव ड्रिंकिंग और अल्कोहलिज्म में बदल जाता है। पेशेंट की मात्रा बदलती चली जाती है। पेशेंट डेली दिन में पीना शुरू कर देते हैं, फिर अल्कोहलिक बन जाते हैं, फिर उनका न्यूट्रिशन सफर करता है, वो खाना पीना बंद कर देते हैं। वो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसको कि हम क्रोनिक अल्कोहलिक कहते हैं। उसको बहुत जल्द रिवर्स करना जरूरी है। अगर हम रिवर्स नहीं करेंगे तो ना केवल वो ब्रेन पे नुकसान कर रहा होगा, लिवर पे भी नुकसान कर रहा होगा, वो हमारे न्यूट्रिशन और बाकी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली ये जानलेवा हो सकता है। तो हमारे विचार में इसको जितना जल्दी उल्टा रिवर्स किया जाए और पेशेंट डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेवे, क्योंकि हमने अपने प्रैक्टिस में कई लोग देखे हैं जो गंदगी से इसके आदी हो जाते हैं। विदेशों में डी एडिक्शन सेंटर्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं कि लोग खुद ही पीते हैं, खुद ही अपनी चीज को स्वीकार करते हैं और डी एडिक्शन सेंटर में एडमिट हो जाते हैं, और चाहे सरकारी खर्चे पे या किसी भी प्राइवेट खर्चे पे उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। हिंदुस्तान में ये सुविधाएं बहुत कम है। पेशेंट को एक बार लत पड़ गई तो वो मौत तक के रास्ते पर चली जाती है। पेशेंट को सुधरने का मौका नहीं मिलता जब तक परिवार के लोग एक सोशल प्रेशर और एक फैमिली प्रेशर डेवलप करके उसको एक डॉक्टर या क्लिनिक में लेके नहीं जाएंगे और उसको ठीक नहीं करेंगे। तो हमारे विचार में ब्रेन की बीमारियों में भी वही चीज जरूरी है कि जितना जल्दी अल्कोहल को वापस दिया जाए। लोग समझते हैं कि आज मैं डिप्रेशन में हूँ तो मैं आज खुशी में हूँ, मैं थोड़ी ड्रिंक कर लूंगा मेरा ठीक हो जाएगा। उससे डिप्रेशन तो ठीक नहीं होता, लेकिन उसकी लत जरूर पड़ जाती है, क्योंकि बहुत बुरी चीज।
बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। जिस तरीके से लोग सोचते हैं अगर कोई टेंशन उन्हें हो जाती है तो वो शराब पी लेंगे और वो टेंशन से दूर हो जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो इसके आदी होते जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ देखी गई है कि जब वो मतलब शराब तो वो पी रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी कई ऐसे नशे हैं जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसे में दिमाग पर कितना इसका असर पड़ता है? क्या वो दिमागी तौर पर उस इंसान को बीमार बना रहा है? जितने भी एडिक्टिंग सब्सटेंसेस हैं, चाहे वो टोबैको है, चाहे वो टोबैको स्मोकिंग है, चाहे जो टोबैको च्यूइंग है, उसके बाद जो दूसरे पदार्थ हैं, जो मादक पदार्थ हैं, चाहे LSD है, चाहे कोकेन है, चाहे मैंड्रक्स है, ये सब दे प्ले हैवॉक विद द हेल्थ ऑफ माइंड। कहने का मतलब ये सोचा ना जाए इससे किसी को कुछ फायदा हो सकता है। आपने देखा होगा रिसेंटली कि फिल्म इंडस्ट्री में इन सब्सटेंसेस को लेना एक फैशन समझा जाता है, तो इसमें से इस फैशन से कौन सा चीज आगे बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि ये मादक पदार्थ हैं, ये लोअर तबके में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इवन हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटा में एज ए शौक, एज ए हैबिट, एज ए प्रेस्टिज, एज ए स्टेटस कुछ ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन नो डाउट इनका हमारे मस्तिष्क पर, मेमोरी पर, हमारी कॉग्निशन पर, हमारी सोच की शक्ति पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो इन माय ओपिनियन, आई डोंट नो गवर्नमेंट पॉलिसी क्या रहेगी, बट हम तो कहेंगे टोटल बैन होना चाहिए। लेकिन जैसा कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, सब कुछ खुला है और सिर्फ एक आम आदमी अपनी समझ से क्या लेगा और क्या नहीं लेगा ये उसकी मर्जी है। तो हमारे विचार में हमें एक सोशल पीयर ग्रुप या एक एजुकेशनल ग्रुप्स बनाने चाहिए, जिसमें हमें लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि ऐसे मादक पदार्थ ना लिए जाएं। डॉक्टर साहब, अगर कोई पुरानी चोट अगर सिर पर लगी है तो ऐसे में किस तरीके की बीमारी और किस तरीके का रोग दिमागी तौर पर उस इंसान को, या फिर किस तरीके की परेशानी उसे झेलनी पड़ सकती है? हमारा ब्रेन एक लिमिटेड एरिया है जिसमें एक भी चीज फालतू नहीं जा सकती। अगर किसी को कोई चोट लगती है, ब्रेन के सारे हिस्से, चाहे फ्रंट ऑफ लोब हो, चाहे पैराइटल लोब्स हो, चाहे पीछे की लोब्स हो, सब जगह लिमिटेड है। और उसके बीच में पानी होता है जिसको कि हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। सपोजिंगली किसी को बहुत पुरानी चोट लगी है और वो चोट लगी, उसको उस टाइम कुछ नहीं हुआ, और वहां उस टाइम हीमोटोमा हो गया या कलेक्शन ऑफ ब्लड हो गया, जिसमें कि उससे उस टाइम तो उसको कुछ नहीं हुआ, बाद में वो कलेक्शन ऑफ ब्लड उसने किसी एसेंशियल ऐसी नर्व्स को या न्यूरॉन्स को दबाना शुरू कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है। उसको पैरालिसिस भी हो सकता है, याददाश्त भी जा सकती है। ऐसा इसलिए इसका तो एक ही इलाज है कि जितना जल्दी हो सके हम जब किसी को चोट लगे तो उसका CT स्कैन या MRI करवा के और उसको अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन में रख के, ये नहीं कि दोबारा होने का नंबर ही ना आए, इसको शुरू से ही मैनेज किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कि किसी इंसान को चोट लगे और उसकी याददाश्त चली जाए या फिर उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाए? ऐसे में क्या उस इंसान का इलाज किया जा सकता है? क्या वो फिर सही तरीके से भविष्य में उसका मस्तिष्क काम करना शुरू कर पाएगा, सही इलाज अगर उसे मिले तो? देखिए, जैसा मैंने कहा कि ब्रेन में बिल्कुल भी एक एयर टाइट कंपार्टमेंट है जिसमें कि कुछ भी फालतू नहीं हो सकता। अगर किसी को कोई चोट लगती है, और क्योंकि हमारे मस्तिष्क में हर लोग का, हर चीज का, हर न्यूरॉन का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। कोई सांस के लिए है, कोई देखने के लिए है, कोई सुनने के लिए है, कोई मेमोरी के लिए है, कोई बैलेंस के लिए है। तो अगर हमारे उस हिस्से में चोट लगती है, फ्रंटल लगती है, जहाँ की मेमोरी का सेंटर है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मेडिकल साइंस या डॉक्टरी साइंस इस चीज को आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। तो अगर ऐसा झटका लगता है और कुछ न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें याददाश्त चली जाती है। तो जैसा कि फिल्मों में दिखा दिया कि मिनटों में याददाश्त चलेगी, मिनटों में वापस होगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उसके जो इलाज हैं वो कुछ हद तक अवेलेबल हैं, लेकिन जो न्यूरॉन्स यानी कि जो नर्व सेल्स हैं, उनकी जो रिकवरी है वो लाजमी वक्त के साथ अपने आप होती है, अगर हम बाकी चीजों को ठीक रखेंगे। लेकिन कोई जादुई या मैजिक रिलीफ उम्मीद करना
बिल्कुल गलत होगा। ये इलाज बहुत ही स्लो भी होते हैं और बहुत मुश्किल भी होते हैं और इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहेंगे कि हम एक गार्डेड प्रोग्नोसिस देते हैं। पेशेंट को सब कुछ बेस्ट दिया जाए एंड वेट एंड वॉच। एकदम ठीक होने की मेमोरी की उम्मीद नहीं की जाती। अब डॉक्टर साहब, अगर खाने पीने पर नजर डाली जाए तो अगर मस्तिष्क रोग अगर किसी को है, वो किसी बीमारी से जूझ रहा है या माइग्रेन की ही बीमारी अगर उसको है, माइग्रेन जिस सिर दर्द काफी ज्यादा एक इंसान को रहता है, तो ऐसे में खाने पीने पर किस तरीके का असर पड़ेगा, किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए और साथ ही क्या कुछ आहार में वो अपनी डाइट में ले जिससे इन सारी बीमारियों से वो छुटकारा पा ले या फिर उसको कम कर सके? देखिए, एक संतुलित आहार, एक बैलेंस्ड फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, ये सब कुछ मिलना चाहिए। पानी की ताकत भी ज्यादा मिलनी चाहिए। आपने कुछ स्पेसिफिक बातें पूछी तो मैं कहूंगा कि कुछ विटामिन हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन B12 जिसको कि मैथिकोबैलेमिन कहा जाता है, जो कि न्यूरॉन्स की रिप्लेसमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो B12, विटामिन B12 जो कि आज की बहुत आसानी से टेस्ट हो जाता है, उसका होना बहुत जरूरी है। विटामिन D3 उसका भी ठीक होना जरूरी है। पर से खाली कुछ कहना गलत होगा कि पर्टिकुलरली हर चीज का महत्व उसमें ज्यादा है, लेकिन B12 और D3 का महत्व ज्यादा है। और हमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी मिलनी चाहिए जिससे कि हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो एक संतुलित आहार जिसमें कि अच्छी मात्रा प्रोटीन की हो, उसमें मिनरल्स हों, पेशेंट को फ्रूट्स मिलें, पेशेंट को ड्राई फ्रूट्स मिलें, पेशेंट को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलें, तो एक बैलेंस्ड फूड मिलना अत्यंत आवश्यक रहेगा। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे एक और ये भी रहेगा कि अगर किसी इंसान को दवाइयों की आदत पड़ गई है, उस केस में कैसे उसकी वो आदत छुड़ाई जा सकती है? और दूसरी चीज़ ये भी कि अगर दवाइयाँ हैबिचुअल हो गई हैं, कोई इंसान सिर दर्द में काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ का सेवन अगर कर रहा है और उसका आदी हो गया है या फिर दवाइयाँ उसको शरीर में लग ही नहीं रही हैं, तो कैसे उसको सही किया जा सकता है? देखिए, हमारे इंडिया में पर्टिकुलरली लेडीज मैंने देखी हैं, वो सिर दर्द के लिए पेन रिलीवर्स बहुत ज़्यादा यूज करती हैं। उसके लिए सिंपल एस्पिरिन से लेके पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके देखने वालों को बताना पसंद करूंगा कि मेहरबानी करके जितने पेन रिलीवर आप ज़्यादा लेते जाते हैं, उतना ही आपका ब्रेन पेन थ्रेशोल्ड बढ़ता चला जाता है, फायदा नहीं होता। रादर उसके स्थान पे आप अपने आप को दूसरे माध्यमों से, जिसमें कि डी स्ट्रेसिंग कहला जा सकता है, जिसमें कि व्यायाम कहा जा सकता है, वो नहीं लीजिएगा। ये नहीं कि आपको हल्का हेडेक हुआ और आपने बिना किसी वजह गोली खा ली तो आप अपना बहुत नुकसान करवाएं। न केवल ब्रेन पे, पेन रिलीवर्स पे, किडनी वगैरह पे भी बहुत नुकसान होता है। तो दूसरा आपने पूछा कि दवाइयों की आदत पड़ जाना, तो देखो जैसे कि वो हर चीज अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जो एपिलेप्सी है, जो कि दूरे की बीमारी है, उसमें की एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स दी जाती हैं, उनकी डोज बढ़ानी पड़ती है, वो एक अलग मुद्दा है। तो पर से जो आदत पड़ने की चीज होती है कि दवाई असर ही नहीं करती, उसको लोग अक्सर जो पेन रिलीवर्स होते हैं कि पेशेंट को सुन्नपना हो रहा है तो पेशेंट पेन रिलीवर खा रहा है, पेशेंट को दर्द हो रहा है तो पेशेंट पेन रिलीवर ले रहा है। तो हमें इस चीज को जितना हो सके एक डॉक्टर के माध्यम से भी और एक आम जन के माध्यम से कोशिश करनी चाहिए कि हम पेन रिलीवर अवॉइड करें। मोस्टली पेन सिंपल आराम करने से, वो अच्छी नींद से अपने आप ठीक होते हैं। तो आप डॉक्टर की विशेष सलाह के बिना पेन रिलीवर्स ना लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही डॉक्टर जी, only paracetamol is the only tablet should be permitted for pain relief. No other tablet is permitted. अब विदेशों में, विकसित देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में, यूरोप में सिंपल पैरासीटामोल के अलावा कोई गोली ओवर द काउंटर नहीं मिलती। बट हमारे इंडिया में ट्रेजेडी है, हमारे पावरफुल पेन रिलीवर्स ओपनली अवेलेबल हैं, लोग खाते भी रहते हैं और उसकी गंदी आदत भी। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से डॉक्टर को आपने सुना और साथ ही उन्होंने मस्तिष्क रोग कैसे दूर किए जा सकते हैं और क्या कुछ पूरी बीमारियां हैं उसके बारे में जिस तरीके से उन्होंने डीपली बताया, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है कामगार मुआवजा अधिनियम। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कानूनी अधिकार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। क्या है मस्तिष्क रोगों का इलाज? देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर दोपहर 12:30 बजे सिर्फ टीवी 100 पर।